सो हाय एवरीवन, नमस्ते एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जीएसटी रिवीजन। इसमें अपन बात करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन रहेगा क्योंकि आप मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखिएगा पास एग्जाम में। ऑन एन एवरेज हर पेपर में 11 मार्क्स का, मतलब 11 से 12 मार्क्स का कवरेज आप देख सकते हो, ग्राफ भी देख सकते हो कि ये हर पेपर में इसका 50 में से 12 मार्क्स का अगर कवरेज आ रहा है तो परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिएगा कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रहेगा एग्जाम के अंदर। तो वैसे तो ये बहुत इजी टॉपिक रहेगा, बट इसका रिवीजन करना डिटेल में बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट रिवीजन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके पहले के वीडियोस ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएंगे आपको, और इसका स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है, कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। जीएसटी जो टैक्स है उसके अंदर वैल्यू एडिशन कॉन्सेप्ट रहता है। वैल्यू एडिशन कॉन्सेप्ट बोलने का मतलब क्या रहेगा, जैसे सपोज ये अपना सप्लायर हो गया। बाय डिफॉल्ट आप ये जानते हैं कि सप्लायर जब यहाँ पे सेल करता है, से उसने 1 लाख की सेल की होगी, तो इसके ऊपर सपोज ये अगर विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन इंट्रा ट्रांजेक्शन है तो 9,000 और 9,000 ऐड होके इसको मिलेगा पैसा कस्टमर से 1,18,000। और कस्टमर से जो 1,18,000 मिला है उसमें से ये जो 9,000 है ये इसकी आउटपुट लाइबिलिटी है। जो इसको गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, गवर्नमेंट को ये पे करेगा CGST 9,000 प्लस SGST 9,000। ठीक है जी, तो ये हो गया 9,000। ठीक है, अब ये इसको पे करना है गवर्नमेंट को। और जो ये सामान इसने सेल किया है उसने ये सामान परचेज भी किया होगा। ठीक, परचेज, या तो फिर बिजनेस में कोई और सर्विस का परचेस किया गया होगा, सर्विसेज ली गई होगी बिजनेस के अंदर। ठीक, या तो फिक्स्ड एसेट लिए होंगे जिसको जीएसटी लॉ में कैपिटल एसेट बोला जाता है। सपोज से ये 60,000 का लिया था या 50,000 मान लो फॉर सिंप्लिसिटी। इसको इनपुट्स बोलेंगे, परचेस को आप बोलोगे इनपुट, सर्विसेज को IS इनपुट सर्विसेज, और ये कैपिटल एसेट्स है। तो टैक्स पेड ऑन इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल एसेट्स आर अलाउड एज कूपन। ये होता है ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट। जैसे सपोज हम 50,000 का माल खरीद के आए थे जिसपे 9% 4,500 और 9% 4,500 हो गया। ठीक, टोटल 59,000 पे किए थे। तो जो हमने पे किया था सप्लायर ने, यहाँ पे सप्लायर ए ने जो अगर पे किया था तो उस समय 4,500 वो ऑलरेडी पहले पे कर चुका है, और एक बार 4,500 पे कर चुका है SGST और CGST का अलग अलग। तो गवर्नमेंट ये बोल रही है कि जब आपका आउटपुट लाइबिलिटी है, ठीक है, और आप सप्लायर हो प्लस आप रजिस्टर्ड सप्लायर हो, मतलब जीएसटी के अंदर आप रजिस्ट्रेशन लेके रखे हो, तो आपने जो परचेस किए थे, सप्लायर ने जो परचेस किए थे उसमें 3 चीज का परचेस, इनपुट सर्विस और कैपिटल एसेट, डज नॉट नेसेसरीली डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस सेल। ठीक है, डज नॉट नेसेसरली डायरेक्टली रिलेटेड, इनडायरेक्टली रिलेटेड भी हो सकता है, बट उसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए बिजनेस के अंदर। तो इस केस में गवर्नमेंट ये बोल रही है कि जो भी आपने ये 4,500 ऑलरेडी पे कर चुके हैं, ऑलरेडी पे, गवर्नमेंट इसको खा नहीं जाएगी। गवर्नमेंट क्या बोल रही है, आपका एक अकाउंट होता है जीएसटी पोर्टल पे जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। गवर्नमेंट बोल रही है ये जो पैसा आप हमको पे किए हो ना भाई, अल्टीमेटली सप्लायर ने जब जिससे माल खरीदा उसको दिया तो वो किसको पहुंचेगा, गवर्नमेंट को पहुंच जाएगा। ये उसने गवर्नमेंट को पे कर दिया है। तो गवर्नमेंट ये बोल रही है कि आपने पे किया सप्लायर को, सप्लायर ने उनको पे कर दिया, मतलब ये पैसा 4,500 गवर्नमेंट के पास पहुंच चुका है। गवर्नमेंट बोल रही है बेटा ये हम पूरा खा नहीं जाएंगे, क्योंकि आप आगे सप्लाई करते हो, उस पर टैक्स लाइबिलिटी आती है ना, उसमें हम आपको ये यूज़ करने देंगे। एक बेनिफिट हो गया
बेहतरीन बेनिफिट हो गया। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ये 4500 को आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डाल देगी और बोलेगी जब आपकी लाइबिलिटी आ रही होगी ना पे करने की, तब पे करना। तो अपने वाले एग्जाम्पल में हमारी लाइबिलिटी 9000 और 9000 थी। हम ये बोल रहे गवर्नमेंट ने हमको बेनिफिट दिया है कि भैया जब माल खरीदे थे तो 4500 पटाए थे ना, उसको पहले सेट ऑफ कर दीजिएगा, सेट ऑफ जस्ट लाइक अ कूपन। फिर जो बैलेंस बचेगा, बैलेंस बैलेंस बचा 4500, ये आप हमें एक्स्ट्रा पे करना। और ये भी तो आप जेब से नहीं भर रहे हो ना, क्योंकि आपने ऊपर कस्टमर से यहाँ पे 99,000 कलेक्ट किया है, उसमें से आप दे रहे हो गवर्नमेंट को। तो अल्टीमेटली आपने अपने जेब से कुछ भरा क्या? नहीं। देखो सिंप्लीफाइड अगर करें, इसको समअप करेंगे तो हमने माल बेचा तो हमारी लाइबिलिटी आ गई, ठीक है। माल बेचा 1 लाख रुपए का, तो लाइबिलिटी 99,000 की आ चुकी है। उसको भी हमने कस्टमर से कलेक्ट कर लिए थे। 1 लाख प्लस 9,000 प्लस 9,000 कस्टमर से हमने 1,18 कलेक्ट किया है। जब हम सामान खरीद के आए थे तो 50,000 का सामान खरीद के आए थे, लेकिन पेमेंट कितने का किया था? 59,000 का किया था। तो जो हम एक्स्ट्रा टैक्स का पेमेंट करें 9,000 का, वो अब जब सप्लाई के समय जो लाइबिलिटी आ रही है वहां पे उसको ऐसा कूपन यूज करेंगे। और हम वैसे तो कस्टमर से 1,18 कलेक्ट कर चुके थे, लेकिन गवर्नमेंट क्या बोल रही है, 99 के सामने जो पहले पटाया हो ना 4500 उसको सेट ऑफ कर लें, और जो बैलेंस बचा हुआ है ना वो इस 9000 से ले लें। इसका मतलब ये हुआ ना बेटा कि ये 4500 हमारे जेब में वापस आ गया, क्योंकि इधर देखो ना हमने कलेक्ट किया कितना, 18, और गवर्नमेंट को हम अल्टीमेटली पे कितना कर रहे हैं, 9000। तो जो हमने पहले 9 पटाया था वो हमारी जेब में वापस गिर चुका है इनडायरेक्टली, बट हाँ आपको इसका बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया। तो ये बेसिक जिस्ट हो गया कि जीएसटी में आईटीसी क्या होता है। तो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ आईटीसी, बेसिक कॉन्सेप्ट था आईटीसी का। नेक्स्ट अपन अब लॉ के ऊपर आ जाते हैं। लॉ में क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपन, पहले ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट अपन पढ़ रहे हैं एलिजिबिलिटी, ठीक है, कि कौन कौन आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल रहेगा और क्या कंडीशन रहेगी। 16 टू मैंडेटरी पेमेंट ऑफ जीएसटी बाय इनपुट सप्लायर टू गवर्नमेंट एंड रिटर्न फाइलिंग। सामने वाला व्यक्ति जिसको मतलब जिससे आप माल परचेस कर रहे हो ना, जिसके थ्रू आपको क्रेडिट मिल रही है, ये पूरी एक चेन है। तो सामने वाला व्यक्ति जिससे आपने माल खरीदा उसको आपने पटाया, वो गवर्नमेंट को टैक्स पटाए, ये मैंडेटरी है, प्लस वो रिटर्न फाइल करे, ये भी मैंडेटरी है, ठीक है जी। अब 37(1)(a) का अगर आप कंप्लाई नहीं करते हो तो वहाँ पे आपको रिवर्सल करना पड़ेगा क्रेडिट का। इसका मतलब ये है कि आपने जो माल खरीदा है वो उधारी में नहीं होना चाहिए। मतलब शुरू में अगर उधारी है तो अलाउड है, बट आपको 180 दिन मतलब 6 महीने के अंदर पेमेंट करना रहेगा उसका, ठीक। सेक्शन 17 क्या बोलता है, ब्लॉक्ड क्रेडिट। अब ब्लॉक क्रेडिट का मतलब क्या होता है, सिंपल में ब्लॉक मतलब ये क्रेडिट नॉट अलाउड, ठीक है। कुछ ऐसी लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है जहाँ पे क्रेडिट अलाउड नहीं है, ठीक। फिर 18 जो है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल ट्रांजैक्शंस, ये स्पेशल ट्रांजैक्शंस है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक। सबसे पहले कुछ डेफिनेशन देखते हैं इंपॉर्टेंट वाली। फर्स्ट डेफिनेशन रहेगी सेक्शन 259 इनपुट। सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं, इनपुट समझ लो। इनपुट का मतलब होता है ऐसा गुड्स जो कि यूज्ड हो गया है बिजनेस में, या तो इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय सप्लायर। अब इसके ऊपर ना कई बार क्वेश्चन में आपको बोलता है कि जैसे सपोज हमने 1 लाख का सामान खरीदा था जिसमें से 70% सोल्ड है और 30% अनसोल्ड है, मतलब स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, फ्यूचर में बेच दोगे ना भाई, लेकिन बेचोगे तो बिजनेस के अंदर ही ना, तो दिस इज ओके। अदर देन कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स इनपुट की डेफिनेशन में नहीं आता है, उसका अलग से ट्रीटमेंट रहेगा। इनपुट सर्विसेज, ठीक है, बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए बहुत सारी सर्विसेज लेते हो आप। इंश्योरेंस की सर्विस लेते हो, इसके अलावा ऑडिट सर्विस, ये सर्विस वो सर्विस, लीगल सर्विस, जो भी सर्विसेज लेते होंगे वो सारी चीजें। मीन्स एनी सर्विस यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय सप्लायर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है जी। नेक्स्ट रहेगा 219 कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है, मींस गुड्स वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज्ड। बेटा ऐसी चीज जिसकी वैल्यू ना कैपिटलाइज करते हो आप बुक्स के अंदर, ठीक, विच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड अंडर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये सीधा सीधा क्या है, ये आपके फिक्स्ड असेट्स है, ठीक। तो ये डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इनपुट टैक्स की। इनपुट टैक्स का बेनिफिट मिलता है। अभी इनपुट टैक्स क्या होता है, देखिए सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी सिर्फ ये कंपोनेंट है, इनकी इंटरेस्ट, पेनाल्टी, ये सब चीज़ें नहीं है इसके अंदर, इसको डिफाइन करना जरूरी है। नहीं तो यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ इनपुट टैक्स, तो आप हो सकता है इनकम टैक्स का भी बेनिफिट ले लो, इधर उधर के टैक्स का भी बेनिफिट ले लो, तो नो सर। इस एक्ट के अंदर जो टैक्सेस है ना, जिनका नाम है सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी, सिर्फ इनका ही बेनिफिट लेना अलाउड है। चार्ज ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ मेड टू हिम, ठीक है, मतलब इनवर्ड सप्लाई
आईजीएसटी चार्ज ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, आईजीएसटी चार्ज ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, टैक्स पेएबल अंडर आरसीएम। अगर आप रिसिपिएंट हो और आरसीएम बेसिस पे टैक्स पटाते हो, तो जैसे ही आपने टैक्स पटा दिया उसी महीने के रिटर्न में आप इसका आईटीसी क्लेम कर सकते हो। बट एक बार आपको इसका टैक्स कैश में पटाना जरूरी है, ठीक है जी। बट डज नॉट इंक्लूड द टैक्स पेड ऑन कंपोजिशन लेवी, ठीक है। इनपुट टैक्स के अंदर जो कंपोजिशन में आप टैक्स पे करते हो ना, वो इनपुट टैक्स नहीं माना जा रहा है। इसका मतलब ये है कि टैक्स पेड थ्रू कंपोजिशन स्कीम, उसका आपको आईटीसी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ठीक। अब आउटपुट टैक्स क्या होता है? इन रिलेशन टू अ टैक्सेबल पर्सन मीन्स द टैक्स चार्जेबल अंडर दिस एक्ट ऑन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मेड बाय हिम और बाय हिज एजेंट, बट एक्सक्लूड्स टैक्स पेएबल बाय हिम ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। आउटपुट टैक्स की डेफिनेशन से आरसीएम वाला टैक्स एक्सक्लूड किया गया है, क्योंकि आउटपुट टैक्स का मतलब होता है सेल के ऊपर, और आरसीएम वाला टैक्स परचेज पे आपको पे करना पड़ता है, जिसको भी पे करना पड़ता है, ठीक। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी वगैरह की, सेक्शन 16, ठीक है बेटा। एक चीज़ बता दे रहा हूँ आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा जीएसटी के पर्पस के लिए। और इस टॉपिक के और इस नोट्स के लास्ट में ना आपके लिए एक बोनस सेक्शन है। बोनस सेक्शन में क्या दिखा दे रहा हूँ पहले ही, ये देखिएगा, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। अब ये वाला पार्ट जो है ना नोट्स का, ये मैं आपको एक्सपोर्ट करके नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा पीडीएफ इसका। ये आपके बहुत काम आएगा। एक तो यूटिलाइजेशन कैसे करना है, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है, तो ये यूटिलाइजेशन का चार्ट बना हुआ है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल भी रहेगा जो अपन सॉल्व कर रहे होंगे। नेक्स्ट और थ्योरी क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए होंगे उसका क्रक्स, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जितने भी पॉइंट्स आते हैं ना बारी बारी, उसका क्रक्स और सॉल्यूशन, वो आपको इतने में अगर आप पढ़ लोगे ना तो आप सॉल्यूशन आराम से बना के ला रहे होगे। तो इसका जो पीडीएफ है ना वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो के बाद इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वापस आते हैं अपन। तो सबसे पहले रहेगा सेक्शन 16 एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस ऑफ आईटीसी। आईटीसी क्लेम करने के लिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि जो सामने वाला व्यक्ति जो क्लेम कर रहा है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड जीएसटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसका मतलब उसके पास एक जीएसटी नंबर रहेगा, ओके। सप्लाई इज इक्वल टू यूज्ड, जो सप्लाई कर रहे हो यूज्ड, इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये हो गई बेसिक कंडीशन। इसके अलावा एडिशनल कंडीशंस भी है, ठीक। कंडीशन फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, सबसे पहले आपके पास देखो इनवॉइस होना चाहिए, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट या तो और एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास होने चाहिए कि आपने वो माल खरीदा था। दूसरा, ही हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विस, जो गुड्स और सर्विस की आप बात कर रहे हो ना वो आप तक पहुंच जानी चाहिए। अगर वो नहीं पहुंची है तो आप वहां पे आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। और अगर केस ऐसा बना कि जो गुड्स है वो लॉट में आ रहा है, मतलब जैसे सपोज हमने क्वांटिटी ऑर्डर की 1 लाख, हर बार आपको 10,000 टन करके आ रहा होगा, तो आपको आईटीसी कब मिलेगी? लास्ट लॉट पे। लास्ट मतलब पूरा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट लॉट अपने पास आ जाएगा, उसके बाद आपको आईटीसी मिलेगी। और आपका ट्रांजैक्शन अगर बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन है, बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज अगर कोई खिलाड़ी बिजनेसमैन है, वो क्या करता है, उस सामान परचेज तो कर लेता है लेकिन उसकी डिलीवरी सीधा अपने कस्टमर को भेजता है। मतलब वो क्या कर रहा है, वो किराया बचा रहा है। नहीं तो क्या होता है, जनरली क्या होता है कि एक बिजनेसमैन एक फैक्ट्री से सामान परचेस करके अपने फैक्ट्री अपने वेयरहाउस में मंगवाता है, फिर यहां से वो डिस्पैच करता है, और वहां पे उसने क्या किया है कि माल को पहले ही बेच दिया है, ठीक है। सेल ऑर्डर पहले बुक किया, फिर बाय ऑर्डर बुक किया, बायर को बोला बेटा सेलर जिसको ये सेल करता है सीधा उसको भेज दे, खुद के पास गुड्स आ ही नहीं रहा। स्मार्ट बिजनेसमैन होते हैं इन लोग। तो इन लोग का जो ट्रांजैक्शन इसको डीम माना जाएगा, डीम टू बी रिसीव्ड माना जाएगा। डायरेक्टली आपने क्या किया, कस्टमर के वहां पे भिजवा दिया माल परचेस करके, तो डीम्ड टू बी रिसीव माना जाएगा। दिस इज ओके ट्रांजैक्शन, ओके। टैक्स चार्ज ऑन सप्लाई हैज बीन एक्चुअली पेड टू गवर्नमेंट, मतलब वो पैसा गवर्नमेंट के पास पहुंच जाना चाहिए, तभी तो गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देगी ना बेटा। मतलब जिसको आप पेमेंट कर रहे हो ना वो भी गवर्नमेंट को पहुंचा दे। आपने जिसको पेमेंट किया उसने गवर्नमेंट को नहीं पहुंचाया तो आपकी स्थिति हो जाएगी, वहां पे आपको आईटीसी अलाउड नहीं है, ठीक है जी। और सामने वाले ने रिटर्न को फर्निश किया गया हो 39 सेक्शन के अंदर, यहाँ पे 39 है, इनकम टैक्स में 139 था, याद करिएगा, ठीक है। अब कुछ इसके प्रोवाइजो दिए हुए, प्रोवाइजो क्या दिया हुआ देखिएगा, वही लॉट वाली बात हो रही है कि इफ द गुड्स वर रिसीव्ड इन लॉट वेयर द गुड्स अवेलेबल against an invoice are received in lots या installment, the registered person shall be entitled to take credit upon receipt of last lot। मतलब पूरा माल आ जाएगा ना
तभी आप उसकी क्रेडिट ले पाएंगे। दूसरा प्रोवाइजर टू क्या बोलता है कि इनवॉइस का पेमेंट, आप अगर आईटीसी क्लेम कर रहे हो ना उधारी पे, उधारी में आपने माल परचेस किया फिर भी आपका आईटीसी क्लेम हो रहा है, तो आपको 180 दिन मतलब 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस आपको पेमेंट करना पड़ेगा। किसको? जिससे आपने माल खरीदा है, जिससे आपने माल खरीदा या सर्विस ली है या कैपिटल गुड्स लिया है, उसको विद इन 180 डेज उसको पेमेंट हो जाना चाहिए। 6 मंथ का टाइम देती है गवर्नमेंट, बहुत जेन्युइन, बहुत लंबा टाइम दे दिया है भाई पेमेंट करने का, तो इतना दिन में पेमेंट हो जाना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट, डिफॉल्ट। अगर आपका इसमें डिफॉल्ट हो गया कि आपने पेमेंट नहीं किया 180 दिन में, तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? जितना भी आपने आईटीसी क्लेम किया होगा ना, उसको आपको एडबैक करना है, प्लस गवर्नमेंट आपसे 18%, बेटा 18%, मार्केट का कच्चे का रेट होता है 12%, बैंक लोन देती है 6 से लेके 14% पे, और गवर्नमेंट यहाँ पे हमसे 18% इंटरेस्ट लेने वाली है। ठीक है, मतलब पीनल इंटरेस्ट भी इसके अंदर शामिल रहेगा। शेल बी एडेड टू आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, मतलब वहां जुड़ जाएगा। ठीक है, ठीक, बाकी चीजें इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। अब रूल 36 क्या बोलता है? डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। डॉक्यूमेंट किसके किसके बेसिस, कौन से डॉक्यूमेंट रहेंगे? इनवॉइस बाय सप्लायर, इनवॉइस बाय रेसिपिएंट आरसीएम के बेसिस पे, डेबिट नोट, बिल ऑफ एंट्री, रिवाइज्ड इनवॉइस, डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये कॉन्सेप्ट आप फाइनल पढ़ रहे होगे। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आप फाइनल में पढ़ोगे, जहां पे एक बड़ा कंपनी का एक बड़ा ब्रांच है जो सिर्फ परचेस करता है और बाकी यूनिट सेल करते हैं, तो ये क्या करता है? इसको जो क्रेडिट मिली हुई है ना, तो दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, दैट इज कॉल्ड इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। या फाइनल पढ़ोगे डिटेल के अंदर। ठीक। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इन इनवॉइस, डिटेल ऑफ टैक्स डाला होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विस होना चाहिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई होना चाहिए, जीएसटीएन नंबर होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए, और एचएसएन कोड भी रहेगा। ठीक। नो आईटीसी इफ टैक्स हैज बीन पेड, डिमांड इज कंफर्म बिकॉज ऑफ फ्रॉड। बेटा क्या होता है समझिएगा कि नो आईटीसी इज अलाउड अगर आपका फ्रॉड वाला केस हुआ। फ्रॉड वाला केस कैसे हुआ? जैसे मान लो सपोज बाद में ये पता चला कि आपके यहाँ पे फ्रॉड चल रहा था, ठीक है, तो डिपार्टमेंट वाले आए आपके यहाँ इंक्वायरी करके चले गए, और उन्होंने आपको बोला कि भैया इंक्वायरी के बेसिस पे जो हमारा आपका फ्रॉड पकड़ा गया है उसके बेसिस पे आप टैक्स का पेमेंट करो। तो जो आप टैक्स का पेमेंट करोगे ना, ये वाला फ्रॉड की इंक्वायरी हुई, डिपार्टमेंट ने नोटिस निकाली, नोटिस के अगेंस्ट में आप पेमेंट कर रहे हो ना, ये वाले पेमेंट का आपको आईटीसी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि देखो ईमानदार व्यक्तियों को मिलना चाहिए, आप तो फ्रॉडस्टर और फ्रॉडस्टर को नहीं मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट शेल बी अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस। बेटा ये जो पॉइंट रहेगा ना, इसको आप सिंपल सा समझिए, जिससे भी आप सामान खरीदते हो हर व्यक्ति जीएसटी रिटर्न फाइल करता है। जीएसटी रिटर्न का डिटेल में अपन रिवीजन बाद में करेंगे, बट रिटर्न एक R1 करके रिटर्न होता है। R1 के अंदर क्या होता है? इनवॉइस लेवल डिटेल जाती है हर महीने, इनवॉइस लेवल डिटेल। तो आप जिससे माल खरीद रहे हो, मैंडेटरी कंडीशन है कि सामने वाला अपना जो जीएसटी R1 है उसमें वो इनवॉइस की डिटेल डाले और वो डिटेल गवर्नमेंट के पास पहुंच जाए, तभी आप आईटीसी क्लेम कर पाओगे, अदरवाइज आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। तो मैंडेटरी कंडीशन क्या हुई? हमने जिससे माल खरीदा, हम अगर सप्लायर है जो आईटीसी क्लेम करना चाहते हैं, हमने जिससे माल खरीदा, सामने वाला व्यक्ति अपने जीएसटीआर 1 में हमको जो सामान सेल कर रहा है ना, उसका जो इनवॉइस है वो इनवॉइस अपलोड कर दे जीएसटी पोर्टल पे जीएसटीआर 1 में, तभी हमको अलाउड है, अदरवाइज नॉट अलाउड है। पहले वो एक थ्रेशोल्ड लिमिट 5% तक अलाउ करते थे, बट अब वो कुछ अलाउ नहीं कर रहे हैं, सीधा बोल रहे हैं भैया उधर इनवॉइस अपलोड करवा लो, और या तो फिर नहीं हो पाएगा। अब आप बोलोगे कि भैया मेरा क्या कंट्रोल है कि वो इनवॉइस अपलोड करे ना करे? तो सिंपल सी बात है, इसका जो इनवॉइस है ना, वो नेक्स्ट मंथ, करंट मंथ का अगर आप बोलोगे, अभी क्या चल रहा है? अभी अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल का जो जीएसटीआर 1 है वो कब फाइल होगा? वो 10 तारीख को फाइल होगा। तो इन लोग क्या करते हैं, मार्केट प्रैक्टिस चल रही है आजकल नहीं कि भैया आप एक काम करो, आप टैक्स का पैसा रोक लो, प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दो सामने वाले को, लेकिन टैक्स का पैसा रोक दो। जब वो 10 तारीख को फाइल करेगा तो आपके पोर्टल पे 13 को दिख जाएगा कि उसने फाइल किया है, तो 13 को बेटा रिटर्न फाइल कर ले। ठीक है, 13 को अगर दिख गया तो तू टैक्स का पैसा ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या होगा कि सामने वाले गरज पड़ी रहेगी और टाइम पे फाइल करेगा चीज़ों को। तो ये एक एडवाइजरी हो गई, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपने, ठीक है, अभी तक बेसिक एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो चुकी है, अब बात कर रहा है कैपिटल एसेट की। कैपिटल एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट्स। ठीक, फिक्स्ड एसेट में ये बोल रहा है कि जैसे सपोज आपने 1 लाख रुपए का फिक्स एसेट लिया और उस पर 18,000 जीएसटी पे की है, ठीक है, और ये हो सकता है प्लांट एंड मशीनरी है फिक्स एसेट के अंदर, तो वैसे तो आपको इसका 18,000 का आईटीसी अलाउड है वैसे तो, लेकिन आपने क्या किया है, आप जब बुक्स बना रहे हो तो 1,18,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो, मतलब 18 को आप क्या कर रहे हो, अपनी कॉस्ट मान रहे हो, जबकि आपकी कॉस्ट नहीं होती अगर आप आईटीसी क्लेम करते तो। लेकिन आपने इसको जब कॉस्ट मान लिया है ना, और उस 1,18,000 पे पूरा डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर रहे हो ना, तो उस केस में आपको आईटीसी इज
नॉट अलाउड, आईटीसी इज नॉट अलाउड। ठीक है, टाइम लिमिट बेटा, आईटीसी ना अवेल करने के लिए टाइम लिमिट भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि 4 साल बाद आके बोलोगे कि सर 4-5 साल पुराना मेरा एक इनवॉइस था, उस पर मेरी आईटीसी बची हुई थी, वो मुझे क्लेम करनी है। ऐसा नहीं हो सकता यार। देखो आपको ना गवर्नमेंट मोर देन एक्स्ट्रा टाइम दे रही है, मोर देन एक्स्ट्रा समय दे रही है, समझिएगा चीजों को। ठीक, जैसे सपोज लास्ट फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ 22-23, ठीक है, कोई भी इनवॉइस, एनी इनवॉइस, पूरे साल भर का एनी इनवॉइस, इसकी आप आईटीसी कब तक क्लेम कर सकते हो? नेक्स्ट ईयर। 22-23 का इनवॉइस है, वैसे तो जेन्युइनली उसी साल क्लेम हो जानी चाहिए थी, लेकिन किसी कारणवश छूट गई, इधर उधर था, बहुत कुछ चीजें हो सकती थी, गवर्नमेंट ने आपको एक्सटेंडेड टाइम पीरियड अलाउ किया है। ठीक, गवर्नमेंट बोल रही है जब फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है उसके बाद अगले फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक, ठीक है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, टोटल गवर्नमेंट आपको 8 मंथ्स एक्स्ट्रा दे रही है। लेकिन आपने अगर उसके पहले एनुअल रिटर्न, एक होता है एनुअल रिटर्न, इतना याद कर लो। ठीक, वैसे तो जनरली जीएसटी के रिटर्न मंथली होते हैं, बट सबको क्लब करके ना एक फाइनल रिटर्न फाइल करने की अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट आपको देती है, जिसका नाम रहेगा एनुअल रिटर्न। अगर वो उसके पहले फाइल कर दिया तो ये आपकी लास्ट डेट बन जाएगी। ठीक, एनुअल रिटर्न मतलब फाइनल रिटर्न, फाइनल रिटर्न मतलब कि उस साल का हमने सारा डेटा चेक कर लिया और फाइनली हम ये सबमिट कर रहे हैं आपको कि ये हमारी तरफ से डेटा है। तो भैया जब आपको एक और मौका मिल रहा है, चेक करके डालो उसको। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। 30 नवंबर और डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्ली, ये आपकी लास्ट डेट बनेगी। अरे यार बहुत ज़्यादा समय दिया है, और ये जो 30 नवंबर है ना, ये भी ड्यू लास्ट डेट है ये एनुअल रिटर्न फाइल करने की। तो एनुअल रिटर्न फाइल करे हो तो उसके पहले, और अगर नहीं करे हो क्या तो फिर बाद में करोगे, तो ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच इज 30 नवंबर। इतना टाइम मिल रहा है, सोचिएगा आपको बहुत ज़्यादा समय मिल रहा है आईटीसी क्लेम करने के लिए। साल खत्म हो गया, फिर भी 8 महीने और दे रही है गवर्नमेंट कि भाई जा 8 महीने तक देखो मजे कर दूँ। ठीक, ये वाला पार्ट एलिजिबिलिटी का हो गया, कैसे अवेल करोगे उसका हो गया। दूसरा ब्लॉक क्रेडिट का पार्ट रहेगा। ब्लॉक क्रेडिट, ब्लॉक क्रेडिट का मतलब है इन ट्रांजैक्शंस के ऊपर आपको आईटीसी लेना अलाउड नहीं है, मतलब कभी भी आप इन ट्रांजैक्शंस पे आईटीसी नहीं ले पाओगे। देखो वैसे तो आपको चीज़ें थोड़ी बड़ी दिख रहे होंगे, बट मैं आपको सिंपल में एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे मोटर व्हीकल फॉर पीपल नॉट गुड्स, मोटर व्हीकल फॉर पीपल नॉट गुड्स, ये आपका ब्लॉक रहता है क्योंकि इसके अंदर भयंकर जीएसटी रहता है। आप सोचो ना, कार, कार कितने की होती है? 10 लाख की होती है। 10 लाख पे जीएसटी और आईटीसी का कंपोनेंट भी बड़ा रहेगा ना, तो जो बड़ा वाला पार्ट है ना, वहां पे उसको ब्लॉक कर रहे हैं। दूसरा, आप अपने एम्प्लॉयज के लिए या किसी के लिए भी, ठीक, किसी के लिए भी कुछ पर्सनल सर्विसेज लेते हैं या पर्सनल गुड्स को परचेज करते हैं, जैसे एम्प्लॉय को नाश्ता करा रहे हो, डिनर करा रहे हो, उसका स्पा करा के दे रहे हो, एक्सेट्रा, ब्यूटी ट्रीटमेंट करा के दे रहे हो, ऐसी कोई भी सर्विसेज अगर आप ले रहे हो जिसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, सच जिसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बस खुश करने के लिए, तो वो आपका यहाँ पे उसका आईटीसी का बेनिफिट नहीं लेने देगा। तीसरा, जिसके अंदर बड़ा आईटीसी रहता है, सिविल पार्ट। सिविल पार्ट मतलब बिल्डिंग, बिल्डिंग बनाओगे ना तो उस पार्ट का आपको आईटीसी नहीं मिलता। तो बेटा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, कार हाई वैल्यू आइटम है, हाई वैल्यू आइटम का आईटीसी आपको ब्लॉक्ड है, मतलब वो अलाउड ही नहीं है, मतलब आप क्लेम ही नहीं कर सकते। ठीक है, सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस, बट आप जनरली क्लेम नहीं कर सकते हो। दूसरा क्या है, सिविल बिल्डिंग वाला पार्ट, बिल्डिंग वाले पार्ट पे भी आप क्लेम नहीं कर सकते हो, ये ब्लॉक क्रेडिट की लिस्ट में शामिल है। समरी ये हो गई। ठीक है, और थोड़ी अच्छी समरी पढ़ते हैं एक बार। ठीक, एग्जाम में क्या होता है, जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन देगा, ठीक है, बोलेगा ये आउटवर्ड सप्लायर थे, तो उसमें से जो भी आपके विदाउट एग्जामिशन लिस्ट वाले रहेंगे उसका आपको आउटपुट टैक्स निकालना है। फिर कुछ ट्रांजैक्शन दिया होगा परचेस का, तो परचेस में आप एनालाइज करिएगा कि अगर ब्लॉक क्रेडिट वाला रहेगा ना, उसकी क्रेडिट को क्रेडिट में मत डालिएगा। ठीक है जी, तो बात करते हैं मोटर व्हीकल की। तो सबसे पहला पार्ट है ब्लॉक क्रेडिट के अंदर मोटर व्हीकल। ठीक है, कार का लोगो भी यहाँ पे बना हुआ है, मोटर व्हीकल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन। ठीक, और बाजू में दिया है मोटर व्हीकल यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। गुड्स वाला में आईटीसी इज अलाउड, देखो इसमें लिखा हुआ आईटीसी इज अलाउड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, गुड्स पे, गुड्स पे। ठीक है, क्योंकि आप देखो यार, गुड्स वाले ट्रांसपोर्ट, जैसे मान लो ट्रक है, ट्रक को तो आप प्राइमरीली बिजनेस के लिए तो यूज करोगे ना। ठीक है, अब पर्सन वाले में देखिए, कार की जो सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर
अगर वो 13 से कम है, देखो 13 से ज़्यादा हो गए तो कॉमर्शियल व्हीकल हो गया, समझिएगा। 13 से ज़्यादा हो गया मतलब वो ट्रैवलर व्रैवलर रहते हैं जिसमें बच्चे जाते हैं स्कूल वूल के लिए या बाहर ट्रैवलिंग वगैरह पे, 13 से ज़्यादा वाली वो तो कॉमर्शियल पर्पस हो जाएगा। उसको आप 13 से ज़्यादा कैपेसिटी वाली गाड़ी को आप ऐसा शहर में ऐसा गाड़ी की तरह लेके घूमोगे नहीं, ठीक है। तो वो वाला पार्ट कॉमर्शियल होगा, वहाँ पे आपको आईटीसी अलाउड है, ठीक है, बाजू में है वो, ठीक। अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 13, इंडिया वाला नहीं कि भैया अपन जैसे मान लो कि 7 की कैपेसिटी में आप 13 बैठ जाओ, वो वाला नहीं, 13 सीट लगी होनी चाहिए, सीट वो वाला, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको ब्लॉक्ड है, क्रेडिट अलाउड नहीं है। ऐसी कार या ऐसी मोटर व्हीकल जिसमें जो अप्रूव्ड मतलब सरकार ने अप्रूव किया है कि भैया 13 से ज़्यादा वाला पार्ट रहेगा तो कॉमर्शियल आईटीसी अलाउड, 13 से कम वाला पार्ट रहेगा मतलब छोटी कार है भले 7 सीटर हो जो भी हो वो सब ब्लॉक्ड रहेगा। तो कार के ऊपर देयर इज नो आईटीसी, ठीक है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब क्या होगा कि 13 से कम सीटिंग है फिर भी आईटीसी अलाउड है। किसको अलाउड होगी? या तो खुद कार का ट्रेडर है, कार लेके कार बेचता है, कार शोरूम वाला, उसका तो जेन्युइनली बिजनेस हो गया ना, तो उसको अलाउड हो जाएगा। उसके लिए तो ये कार नहीं है, ये उसके लिए स्टॉक है, स्टॉक। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, बिजनेस चलाते हो आप, आपका बिजनेस ही क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का है, ठीक है, आपका बिजनेस है, उस केस में ओके सर, बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, ठीक। और थर्ड पॉइंट, आप गाड़ी की ड्राइविंग और ट्रेनिंग स्कूल चलाते हैं, स्कूल, तो भी आपके लिए हो जाएगा बिजनेस, तो इस केस में अलाउड है। नेक्स्ट, वेसल एयरक्राफ्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, यहां पे भी देखो अगर गुड्स के लिए रहा तो आईटीसी अलाउड, अगर पर्सन के लिए रहा तो नॉट अलाउड, और उसके भी एक्सेप्शन सिमिलर हो जाएंगे, ठीक। अब बात ये हो गई कि मोटर व्हीकल जिसकी कैपेसिटी, अप्रूव्ड कैपेसिटी, 10 जन 13 जन घुस जा रहे वो वाला नहीं, अप्रूव्ड कैपेसिटी जिसके अंदर सीट लगी हुई है 13 से कम, मतलब 4 सीटर, 5 सीटर और 7 सीटर या 8 सीटर बोल लो आप, वो जो गाड़ियां जो आप शौक से यूज करते हो, मजे लेते हो, वो वाली गाड़ियों का खरीदते हो ना, तो उस पर जो आप जीएसटी पटाते हो वो अलाउड नहीं है। लेकिन इस गाड़ी के ऊपर आप रिपेयर मेंटेनेंस करा लोगे या इंश्योरेंस करा लोगे, ये सब पे जो आप जीएसटी पे करोगे ये अलाउड है। ब्लॉक कहां पे कर रहा है? बड़ी वैल्यू, कार की बड़ी वैल्यू, कार का रिपेयर मेंटेनेंस होता है, सर्विस होती है, या एक इंश्योरेंस खरीदते हो उसमें भी जीएसटी लगता है, वो आपको अलाउड है, ठीक है सर। तो नोटिफाइड सर्विस फॉर मोटर व्हीकल, वेसल एयरक्राफ्ट, जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर मेंटेनेंस, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग, ये आपको अलाउड है। ठीक। दूसरी कैटेगरी रहेगी बेटा, दूसरी कैटेगरी क्या रहेगी? वही पर्सनल कंजप्शन वाली चीज जो अपन ने बात की थी, फूड बेवरेज, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, अच्छा दिखने के लिए कंपनी पैसा उठा रही है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा, ओ ठीक। दूसरा रहेगा मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, एम्प्लॉय को बोल रहे बेटा जिम जाइए, क्लब जाइए, उसके लिए हम मेंबरशिप लेके दे रहे हैं। और ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉय ऑन वेकेशन और होम ट्रैवल कंसेशन, जितनी भी चीज़ें हैं इस पे अगर आपको आईटीसी लग रहा है तो वो आपका ब्लॉक्ड है, ब्लॉक क्रेडिट है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? इन तीनों का एक्सेप्शन ये रहेगा कि कोई लॉ, गवर्नमेंट का कोई भी लॉ उसको मैंडेटरी कर रहा है, मैंडेटरी, कि भैया आपको इसको देना ही पड़ेगा एम्प्लॉय को, देन इट इज एलिजिबल फॉर आईटीसी। अगर लॉ मैंडेटरी कर रहा है कि आप अपने एम्प्लॉय को ये सारी चीजें दीजिए, तो उस केस में आपका ये एलिजिबल है, ठीक है, आईटीसी के लिए, ठीक। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, अगर आप कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो इमोबल प्रॉपर्टी का, जिसके अंदर रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन, ऑल्ट्रेशन, रिपेयर्स, कॉस्ट ऑफ विच इज कैपिटलाइज, इसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है कि देखो सिविल वर्क दो टाइप का होता है, एक सिविल वर्क ये कि बिल्डिंग बनाने में सिविल वर्क लगता है, दूसरा ये होता है कि मेरी बड़ी सी मशीन रहेगी, बड़ी सी मशीन को जब आप फैक्ट्री में इंस्टॉल करते हो ना, वहां पे भी कुछ पार्ट सिविल वर्क का रहता है। कैसे? जैसे वो बड़ी मशीन का एक प्लेटफॉर्म बनेगा, एक प्लेटफॉर्म बनेगा तो वो भी सिविल वर्क आएगा, बट वो आपका बिल्डिंग पर्पस वाला नहीं है, वो प्लांट एंड मशीनरी पर्पस के लिए बन रहा है, उस पर आपको आईटीसी अलाउड है और ब्लॉक्ड नहीं है, ठीक, उसी की बात हो रही है, ठीक। बट वो जो प्लांट एंड मशीनरी है ना, उसकी डेफिनेशन में कुछ चीजें इंक्लूड नहीं है, मतलब वो पार्ट ब्लॉक्ड रहेगा। लैंड और बिल्डिंग और एनी सिविल स्ट्रक्चर, टेलीकॉम टावर ब्लॉक्ड रहेगा,
पाइपलाइन लेड आउटसाइड फैक्ट्री प्रीमाइसेस, फैक्ट्री के बाहर जाके आप जो पाइपलाइन बिछाते हो ना, ये वाला क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछता है बार बार। पाइपलाइन लेड है तो उसका क्या करोगे, आईटी से लेना है क्या बेटा, नो नहीं लेना है। पहले क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अलाउड नहीं है, फिर उसका एक्सेप्शन बताया प्लांट एंड मशीनरी। अब प्लांट एंड मशीनरी का अगर एक्सेप्शन बता दिया उसमें ये तीन चीजें, मतलब क्या है, ये वाले पार्ट पे आपका ब्लॉक्ड हो गया है। ठीक। और एक्सेप्शन क्या रहेगा, जैसे सपोज आप खुद वो बिजनेस करते हो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का, तो आपने किसी से वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली B2B में, वहां पे अलाउड है। और या आपने या तो आप सेम कैटेगरी का आप आउटवर्ड सप्लाई कर रहे होगे ना, तो अलाउड है। जैसे सपोज आप रियल एस्टेट वाले हो, आप घर बना के फिर आगे घर बेच दोगे, तो वहां पे आपको अलाउड रहेगा। मतलब जहां पे बिजनेस की लिंकिंग लग जाएगी, फाइनल प्रोडक्ट वही रहेगा, वहां पे आपको अलाउड हो जाएगा। तो विद दैट ब्लॉक क्रेडिट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट रहेगा अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट। ये स्पेशल ट्रांजैक्शन है। देखिए नॉर्मल ट्रांजैक्शन में 16 और 17 में कवर हो जाते हैं। 16 में आप एलिजिबल होते हो, 17 में कुछ आइटम्स के ऊपर ब्लॉक क्रेडिट है। यहां तक नॉर्मल वाला पार्ट कवर हो गया, और मेजरली क्वेश्चन वहीं से आता है। ठीक है, मेजरली क्वेश्चन वहीं से आता है। तो उसकी जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नीचे दिए थे, जो मैंने बोनस वाला पार्ट बोला था, वो एक बार देख लेते हैं, फिर ये स्पेशल पार्ट देखेंगे जिसका रेलेवेंस ऐसा थोड़ा कम है। तो आपको अगर ज्यादा टाइम की कमी रहेगी तो ये वाला पार्ट आप एक बार ऊपर ऊपर से रीड करके जाओगे। ठीक है, छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से रीड करके जाओगे। बट उसके पहले प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन देख लेते हैं, बिकॉज जितना पार्ट अपने से इंस्टीट्यूट पूछता है जनरली, वो वाला पार्ट ओवर हो चुका है, और उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है। ये आपको बोनस में इसका पीडीएफ भी दे दूंगा नीचे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन, पहले आपको यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्रेडिट ले तो लोगे सेक्शन 16 के हिसाब से, सब्जेक्ट टू सेक्शन 17। ठीक है, 16 के हिसाब से क्रेडिट लेना सब्जेक्ट टू सेक्शन 17 का मतलब है क्रेडिट आप ले सकते हो, लेकिन ब्लॉक क्रेडिट के अलावा। ठीक, तो यूटिलाइजेशन, अब वो आ गया क्रेडिट, आपने क्लेम कर लिया, तो उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, सिंपल आप समझिएगा कि आईटीसी को सिर्फ आप सीजीएसटी, एसजीएसटी, ऑब्लिक यूटीजीएसटी और आईजीएसटी, सिर्फ इतने ही पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। अब इसके ऊपर अगर कोई पेनाल्टी और इंटरेस्ट लग रहा है, उसको आपको अलग से कैश में पटाना है, उसके लिए आईटीसी का यूज नहीं किया जा सकता, बिकॉज वो पेनाल्टी आपको पनिशेबल कराया जा रहा है, पनिशेबल। तो उस केस में आप आईटीसी का यूज नहीं कर पाओगे। तो सिंपल, अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि एक एसएससी है, उसके बाद आईटीसी का बैलेंस दिया हुआ है, तो आपको इंटरेस्ट या पेनल्टी पटानी है, तो आप इससे नहीं पटा पाओगे, आपको मैंडेटली उसको कैश में पटाना पड़ेगा। मैंडेटली आईटीसी का बेनिफिट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी ऑफ द सप्लायर। ठीक है जी। तो ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन वैसे भी आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे, बट एक सिंपल सा चार्ट बता दे रहा हूँ। सबसे पहले फोकस करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आईजीएसटी। इसके ऊपर एक गजब का नोटिफिकेशन भी है, गजब का। बाद में अपन सीजीएसटी और एसजीएसटी की बात करेंगे। अब जैसे मान लो एक सप्लायर होगा, उसकी आउटपुट लाइबिलिटी भी तीनों की होगी, सीजीएसटी की, एसजीएसटी की और आईजीएसटी की, और उसके पास इनपुट भी तीनों का हो सकता है। तो इनपुट के बेसिस पे देखिएगा, ऊपर में जो लिखा हुआ है वो देखिए, ये आपकी इधर वाला पार्ट है आउटपुट। ठीक है, ये आपका आउटपुट लाइबिलिटी है। क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देना आउटपुट, फिर आपका क्रेडिट यूज करते आना। बट सबसे पहले आईजीएसटी को ही लिखना है, यहाँ पे मैंडेटरी ये जगह आईजीएसटी की सबसे पहले क्यों है, क्योंकि देखो वैसे तो एक चीज ध्यान रखिएगा, पहला बेसिक प्रिंसिपल ये बता रहा हूँ कि आईजीएसटी का क्रेडिट पहले आईजीएसटी में यूज होगा, मतलब जिसका क्रेडिट है उसके अंदर यूज होगा। सीजीएसटी का क्रेडिट फर्स्ट कहाँ यूज हो जाएगा, सीजीएसटी में। एसजीएसटी का क्रेडिट फर्स्ट कहाँ यूज हो जाएगा, एसजीएसटी में। ये एक थंब रूल है। बट पहले हमको गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि इफ आईजीएसटी क्रेडिट इज अवेलेबल, जब तक ये आईजीएसटी क्रेडिट जीरो नहीं हो जाएगा तब तक आप सीजीएसटी और एसजीएसटी के क्रेडिट में नहीं जाओगे, ऐसा बोल रही गवर्नमेंट। मतलब पहले आईजीएसटी को पूरा जीरो करना है, भले आपके पास सीजीएसटी और एसजीएसटी था, तो आईजीएसटी को पहले पूरा जीरो कर दीजिए, उसके बाद ही आप आगे मूव कर पाओगे। ठीक है, आईजीएसटी को पहले पूरा जीरो करना है, जीरो, उसके बाद आप दूसरे क्रेडिट पे मूव करोगे। इसीलिए मैंने क्रेडिट में सबसे पहले आईजीएसटी लिखा हुआ है। आईजीएसटी को पहले आईजीएसटी के लिए यूज करो। अब जो बच जाएगा, दोनों में देखो सेकंड सेकंड लिखा हुआ है, कोई थर्ड नहीं है, सेकंड सेकंड लिखा हुआ, मतलब आप जो रिमेनिंग, जब आईजीएसटी को आपने आईजीएसटी के लिए यूज कर दिया और कोई क्रेडिट है ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, इन एनी प्रोपोर्शन यहाँ पे उसको बैलेंस को यूटिलाइज कर सकते हो, 50-50, 70-30, इन एनी प्रोपोर्शन, कोई भी प्रोपोर्शन में बैलेंस आईजीएसटी को आप यूज कर सकते हो फॉर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक, और इसी कारण से ये वाला आंसर हर इंसान का डिफर कर सकता है। ठीक, दूसरा, जब ये जीरो हो जाए फिर सीजीएसटी को सीजीएसटी के लिए यूज करिए और एसजीएसटी को एसजीएसटी के लिए यूज करेंगे, बट वाइस वर्सा, इनकी लिंकिंग नॉट पॉसिबल। इट मीन सीजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी की लाइबिलिटी के लिए यूज नहीं हो सकता और एसजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी की लाइबिलिटी के लिए यूज नहीं हो सकता, वो आपस में ब्लॉक्ड है। ओके, बट अगर एक्सेस अवेलेबल है और आईजीएसटी की लाइबिलिटी बच रही होगी, तो यस, सीजीएसटी को भी आप आईजीएसटी में यूज कर सकते हो।
SGST को भी IGST में यूज कर सकते हो। यूटिलाइजेशन का चार्ट ऐसा बनता है। एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, ये आपकी बुक का ही एग्जांपल रहेगा। तो देखिए आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी दी हुई है ना, पहले अपन ऊपर में लिख लेते हैं आउटपुट, पहले मैं IGST लिखता हूँ, फिर CGST, फिर SGST, और लास्ट में अगर किसी क्रेडिट का बैलेंस बच जाएगा तो वो, और यहाँ पे आप लिख लो क्रेडिट, ठीक, IGST, CGST और SGST, ठीक। अब देखिएगा आउटपुट लाइबिलिटी कितनी है, 1000, 300 और 300। अब मुझे इसको पे करना है, तो जब मेरी IGST की लाइबिलिटी 1000 है तो मेरे पास ITC कितना अवेलेबल है, 1300 अवेलेबल है, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे 1000 यूज़ कर दिया, फिर जो बचा 300, या तो मैं इधर 150 यूज़ कर सकता हूँ, या तो 200 100 यूज़ कर सकता हूँ, या तो 100 200 यूज़ कर सकता हूँ, इन एनी प्रोपोर्शन, मेरी मर्जी है, ठीक है। फिर ये हो गया। इसके बाद आप देखो कि अगर 150 यूज़ करता हूँ तो दोनों की लाइबिलिटी कितनी बच रही है, 150 बच रही है। तो अपने पास यहाँ पे 200 200 तो है ही, तो इसका 150 इधर माइनस कर दे, डैश कर दे, और इसका 150 इधर माइनस कर दे, कंप्लीट हो चुका है। और बैलेंस यहाँ पे 50 बच गया, और यहाँ पे 50 बैलेंस बच जा रहा है, ये यूटिलाइजेशन हो गया। इस तरीके से यूटिलाइजेशन होता है। प्रॉपर से आप अपने हाथ से सॉल्व कर लें तुरंत में एक बार देख के, ठीक है। और ऑल्टरनेटिव ये भी हो सकता था कि 100 200 यूज़ कर लो या 200 100 भी यूज़ कर लो, बट पहले आप देखिएगा कि पहले स्टेप में मैंने IGST को दोनों साइड रखा हुआ है, और IGST पहले जीरो होगा तो ही आप दूसरी क्रेडिट को यूटिलाइजेशन पे जाओगे। ये प्रायोरिटी गवर्नमेंट खुद बताइए, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। अगला थ्योरी क्वेश्चन। थ्योरी क्वेश्चन 2 3 टाइप के आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखिएगा आईटी, एक क्वेश्चन पूछा कि क्या आईटीसी, कोई एक व्यक्ति है सप्लायर, वो आईटीसी को यूज़ करना चाहता है, उसके इंटरेस्ट और पेनाल्टी की लाइबिलिटी में क्या वो यूज़ कर सकता है क्या, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया। तो पहले आपको लिखना है नो, आईटीसी कैन नॉट बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेनाल्टी या पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर आरसीएम। आरसीएम वाले पार्ट को भी आपको पहले कैश में पटाना है। अभी जो पटाया हुआ पार्ट है ना, वो आपने एज अ रिसिपिएंट पटाया तो ये आपकी आईटीसी में इंक्लूड किया जाएगा पेमेंट करने के बाद, बट एक बार आपको इसको कैश में पेमेंट करना है। और दूसरा क्वेश्चन एक आया था कि क्या कोई असेसिंग ऑफिसर आपको यूज़ करने से रोक सकता है, आईटीसी यूज़ करने से रोक सकता है क्या, तो यस सर, एक कमिश्नर है और दूसरा ऑफिसर विच इज़ नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, ये लोग आपको रोक सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर के ऊपर ज्वाइंट भी होता है, जितने भी लोग ये आपको रोक सकते हैं। किस कंडीशन पे रोकेंगे ये भी आपको लिखना पड़ेगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक बार आ चुका है इसका एग्जाम में, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। अब यार वैसे तो ये बहुत सिंपल है, देखिएगा आपने अगर आईटीसी को लिया था ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस या वैलिड डॉक्यूमेंट, और जिसने आपको इनवॉइस इशू किया था या तो वो व्यक्ति है ही नहीं, और या तो वो आज की डेट में जो रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है ना, वहाँ पे वो बिजनेस नहीं कर रहा है। दूसरा, विदाउट रिसीट ऑफ गुड्स, ठीक है, पहली कंडीशन थी ना गुड्स पूरा मिलना चाहिए, या तो जो इंस्टॉलमेंट वाला है उसका लास्ट लॉट मिल जाए तो आपको आईटीसी मिलेगा। यहाँ तो बेटा आपने गुड्स को रिसीव ही नहीं किया और आप आईटीसी खा के बैठे हो, तो गवर्नमेंट को जब बाद में पता चल जाएगा तो उस समय मना कर देगी। और या तो क्या किया, सामने वाले ने पैसा तो लेके गया आपसे, लेकिन गवर्नमेंट को उसने टैक्स नहीं पटाया, तो उस केस में वो आपको मना कर सकता है कि बेटा आईटीसी को यूज़ ना करें। दूसरा, जो पर्सन आईटीसी ले रहा है वो खुद नॉन एग्जिस्टेंट पर्सन है, बस फाइलों में चल रहा है। मतलब पहले जो बात थी ना, वो देने वाले की बात थी, मतलब जिससे आपने माल खरीदा होगा। अभी आपकी बात हो रही सप्लायर की, ठीक, या तो फिर वो भी बिजनेस नहीं कर रहा है, बस ऐसे तमाशा कर रहा है, ठीक है। पर्सन अवेलिंग क्रेडिट इज नॉट इन द पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस या वैलिड डॉक्यूमेंट, या तो अगर उसके पास, और सुनो ना, इसके ऊपर जनरली क्वेश्चन भी रहता है, प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन रहेगा ना उस पर इंस्टीट्यूट लिख के देती है कि इसमें 100 एंड 100 पार्ट, जैसे सपोज 1 लाख टैक्स पटाया हुआ है, जिसमें से 30% पोर्शन ऐसा है जिसका आपके पास इनवॉइस नहीं है, तो उतना आपको क्रेडिट अलाउड नहीं है, उसको आपको साइड करना पड़ेगा, आप उतने पार्ट पे क्रेडिट नहीं ले पाओगे, ठीक है। और जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, अब उसका क्या किया है मैंने कि हर क्वेश्चन के अंदर एक एक यूनिक पॉइंट होता है, उसकी पूरी लिस्ट निकाल ली है, ठीक है। लिस्ट निकाल ली है ना, तो उसके हिसाब से अगर आप इतनी लिस्ट को पढ़ के जाते हो तो भी आप क्वेश्चन तो मजा के आओगे, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ वर्किंग वाइल सेट ऑफ एनालाइज विच टैक्सेस का बीइंग कंप्लीटली सेट ऑफ फर्स्ट आईजीएसटी, या तो फिर कॉम्बो रहेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी का, तो जो पहले सेट ऑफ हो रहा होगा ना कंप्लीटली, उसको पहले लिखिएगा। ये पहले टिप हो गई। दूसरा, गुड्स रिसीव्ड इन लॉट, इसकी तो मैं 2 3 बार बात कर चुका हूँ। इनवॉइस और डेबिट नोट मिसिंग, तो इसका क्रेडिट आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। फोर्थ, आरसीएम लाइबिलिटी ऑफ सप्लायर, पास्ट क्रेडिट कैन नॉट बी यूज्ड मैंडेटरी पेड इन कैश, ठीक है। द टैक्स पेड ऑन आरसीएम बेसिस कैन बी क्लेम, जैसे ही आप पटाते हो उसी महीने में आप क्लेम कर सकते हो आईटीसी में,
आरसीएम वाला, नो इनवॉइस बट डेबिट नोट अवेलेबल है। एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ डेबिट नोट अवेलेबल है, ये एक वैलिड डॉक्यूमेंट होता है, तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। इनपुट डायरेक्टली सेंड टू जॉब वर्कर, बेटा अगर आपने जैसे सपोज कोई भी सामान खरीदा, ठीक है, सीधा आप जॉब वर्कर के फैक्ट्री भेज रहे हो, उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करने के लिए उस पर ये वैलिड रहेगा और आपको आईटीसी अलाउड है। डेप्रिसिएशन क्लेम ऑन जीएसटी वाला पार्ट, ये पहले भी बात हो चुकी है, इसके ऊपर आईटीसी नॉट अलाउड है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस या इंश्योरेंस ऑफ ब्लॉक्ड क्रेडिट, जैसे मान लो कार खरीदते हो, कार के ऊपर जो जीएसटी पड़ाते हो वो अलाउड नहीं है, लेकिन कार को सर्विस कराते हो, ये दूसरी चीज हो गई। सर्विस ऑफ कार इज डिफरेंट फ्रॉम मोटर कार, सर्विस ऑफ कार इज डिफरेंट फ्रॉम मोटर कार, एंड ऑन सर्विस ऑन इंश्योरेंस आपको जो जीएसटी पटाए हो उसके ऊपर आईटीसी मिल जाएगा। ये भी क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा पार्ट है। इफ इनपुट्स वर डिस्ट्रॉयड, स्टोलन, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, इसके ऊपर आपको आईटीसी नॉट अलाउड है। जितने भी पॉइंट्स है ना बेटा, इंस्टीट्यूट के हर क्वेश्चन को एनालाइज करके यूनिक पॉइंट्स की एक पूरी लिस्ट बना दी है, अगर इसी को पढ़ के जाओगे ना तो भी आप आईटीसी का क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक, नेक्स्ट, अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, आप तक पहुंचे नहीं, मतलब माल बेचोगे नहीं, वो वाले माल को बेच नहीं पाओगे, देयरफॉर वहां पे आईटीसी अलाउड नहीं है। सम परसेंटेज ऑफ इनपुट प्रोक्योर्ड इज सोल्ड एंड सम पार्ट इज अनसोल्ड, इसकी बात मैं पहले भी कर चुका हूँ रिविजनरी में, आईटीसी कंप्लीटली अलाउड। वो आपको ना सिर्फ कंफ्यूज कर रहे हैं कि भैया मैंने 1 लाख का सामान खरीदा था, 70 का माल बिक चुका है, 30 का माल अभी तक बिका नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना यार, इंटेंडेड तो है ना, आप इंटेंशन तो रख रहे हो ना कि उसको बेच दोगे, तो वो अलाउड है। ये सिर्फ कंफ्यूजन वाला पार्ट है, इस पर भी ध्यान रखें। और कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, इसको प्लांट एंड मशीनरी में नहीं लिया गया है, मतलब ये सिविल पार्ट आ गया, और सिविल पार्ट के ऊपर आईटीसी ब्लॉक रहेगी, ये वाला भी बार बार पूछता है। तो ये जितने भी 11 पॉइंट्स है ना, ये यूनिक क्वेश्चन, हर एक अलग अलग क्वेश्चन जितने भी थे ना, उसमें यूनिक पॉइंट निकाल के ला दिया हूँ। इसको आप पूरा पढ़ेंगे तो इसका क्वेश्चंस आराम से बन जाएगा आपसे। ये फाइनल क्रक्स और समरी हो गई, ठीक है। यहां तक इंस्टीट्यूट जनरली पूछता है, वो जो ऊपर अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट वगैरह था ना, उस पर इंस्टीट्यूट जाता नहीं है जनरली। तो एक बार फिर भी अपन रीड कर लेते क्या क्या चीजें हैं। ठीक, वापस आते हैं स्पेशल सेक्शन 18 के ऊपर, अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट। बेटा वो जो ओरिजिनल अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट है, ये उसकी बात नहीं हो रही है, ये स्पेशल सर्कमस्टांस की बात हो रही है। स्पेशल सर्कमस्टांस क्या क्या होते हैं, जैसे सपोज पहला और दूसरा केस कौन सा वाला है कि पहले से आप एक बिजनेस चला रहे हो, आपके यहाँ पे स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, आपके यहाँ पे स्टॉक पड़ा हुआ, सब कुछ रनिंग बिजनेस है, लेकिन पहले आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं थे, अब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हो। तो जीएसटी में जब आप रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हो ना, आपके पास ऑलरेडी जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसका आपको आईटीसी वो दे देगा, क्योंकि पहले तो अलाउड नहीं था, क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं थे। अब आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो आपको बेनिफिट दे देगा स्टॉक का, ओनली स्टॉक वाले पार्ट का। और स्टॉक किस दिन का देखोगे, जिस दिन रजिस्ट्रेशन ले रहे हो ना, उसके एक दिन पहले का। और कैपिटल गुड्स मतलब फिक्स एसेट के ऊपर कोई बेनिफिट नहीं दे रहा है। दूसरा केस क्या है कि वैसे तो आप टैक्सेबल थे, लेकिन आप कंपोजिशन में आ रहे थे तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पा रहे थे, कंपोजिशन से अब आप नॉर्मल में जा रहे हो। और डी वाला पार्ट क्या रहेगा, रजिस्टर्ड पर्सन पहले क्या करता था, एग्जाम सप्लाई करता था, अब वो टैक्सेबल सप्लाई करने लग गया है, ठीक है। या तो वो गुड्स एग्जाम से टैक्सेबल हो गया, या तो आपने गुड्स चेंज कर दिया। तो ये दोनों केस साथ में चलेंगे, इनका पॉइंट देखिएगा। इस केस में बाकी सारी चीजें सेम है, बस यहाँ पे आपको कैपिटल गुड्स का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा बेटा। इसमें देखो, जो इनपुट टैक्स आप क्लेम करने वाले हो उसमें डिस्काउंट होगा 5% पर क्वार्टर, जितने दिन आपने उसको यूज किया है। एक साल में कितना होता है, 4 क्वार्टर होता है, तो एक साल का यूज का 20% माइनस कर दोगे, तो इसको डेप्रिशिएट करके लेके आ रहा है वो इनपुट टैक्स को, ठीक है। और नीचे यहाँ पे डेट वगैरह दी हुई है, बस इससे ज्यादा नहीं देखना है आपको। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ आईटीसी। बेटा कई ऐसे सर्कमस्टांस हो सकता है कि जिसके अंदर आपने बिजनेस को चेंज कर दिया, जैसे पहले आप सोल प्रोप्राइटर थे, बाद में पार्टनरशिप बन गए, या तो रनिंग बिजनेस को किसी और को बेच दे रहे हो, और ये एग्जाम्पशन में भी कवर था, ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न वाज इंक्लूडेड इन द एग्जाम्पशन लिस्ट। तो उस केस में क्या होता है कि आप चाहो तो अपनी क्रेडिट को दूसरी एंटिटी को ट्रांसफर कर सकते हो, उसके लिए पूरा प्रोसीजर होता है। अपने पोर्टल में जाकर ट्रांसफर का बटन दबाओ, ट्रांसफर पे सामने वाले का जीएसटी नंबर डालोगे तो ये चीजें ट्रांसफर करना अलाउड रहेंगी। ये वाली बात थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, फाइनल में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे अमालगमेशन, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस लीज, और ये डीमर्जर। डीमर्जर क्या होता है, बड़ी कंपनी के अंदर 2 डिपार्टमेंट थे, कंपनी ने क्या किया, छोटा डिपार्टमेंट निकाल के अलग से कंपनी फॉर्म कर दी, उसको बोला जाएगा डीमर्जर, ठीक है। बड़े कंपनी से छोटा हिस्सा अलग होकर सेपरेट कंपनी बनना है, उसको क्या बोला जाएगा, डीमर्जर। इस केस में आपको रेशियो निकाल के प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। रेशियो किसका होगा, वैल्यू ऑफ एसेट ट्रांसफर का। जैसे सपोज पुरानी जो बड़ी कंपनी थी उसमें 1 लाख रुपए के एसेट थे, अब आपने क्या किया, जो नया कंपनी फॉर्म हुआ है उसमें 40,000 के एसेट ट्रांसफर कर दिए, तो ये आपका रेशियो बन गया 40/100 का। तो ये हो गया। विद दैट अपना एक और चीज बचा है, रिवर्सल ऑफ क्रेडिट। रिवर्सल ऑफ क्रेडिट मतलब क्या हो गया कि आप जैसे अभी क्या हो रहा था कि नया नया जीएसटी में आ रहे थे तो आपको आईटीसी मिल रहा था 18 में, सेक्शन 18 की बात कर रहा हूँ, पहले रजिस्टर्ड नहीं थे, फिर रजिस्टर हो रहे हो तो आपको दे रहा है। वैसे ही आपका उल्टा हो गया,
रजिस्ट्रेशन से नॉन रजिस्टर्ड होते हो, नॉर्मल से कंपोजिशन होते हो, जस्ट रिवर्स, तो उसमें आपको क्रेडिट का रिवर्सल करना पड़ेगा। जितनी भी क्रेडिट रहेगी ना उसको पूरा रिवर्स करोगे, मतलब उसको आपको ये डिक्लेयर करो सरेंडर कर रहे हो। रिवर्सल का मतलब होता है सरेंडर ऑफ क्रेडिट। वही है, देखो नॉर्मल व्यक्ति जो है अगर वो कंपोजिशन में जा रहा है, टैक्सेबल सप्लाई बिकम एग्जेम्प्ट, कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, 3 केस हो गए इसके अंदर, तो यहाँ पे आपको रिवर्स करना पड़ेगा। वैसे जनरली चीज़ें क्या होती है, जितना स्टॉक पड़ा हुआ है उसका आप रिवर्सल कर दो, सेमी फिनिश गुड्स का रिवर्सल कर दो, फिनिश गुड्स का रिवर्सल कर दो, और कैपिटल गुड्स के केस में क्या होगा, प्रोपोर्शनेट रिवर्सल होगा। प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या है, जीएसटी वाले लोग क्या करते हैं कि 5 ईयर्स की यूजफुल लाइफ मानते हैं किसी भी एसेट की, मतलब कितना हो गया, 60 मंथ हो गया। अब देखिए एग्जांपल दिया बाजू में, सपोज एन एसेट इज यूज फॉर 4 ईयर्स एंड 3 मंथ्स एंड 15 डेज, तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी बचेगी, 8 मंथ्स बची, देखिएगा 8 मंथ्स, ठीक। तो लेट आईटीसी अवेल्ड ऑन सच एसेट, आपने सी अवेल किया था, तो सी को आप प्रोपोर्शनेट रिवर्सल कैसे करोगे, सी इंटू 8/60 ऐसा करके प्रोपोर्शनल करके निकालोगे, इतने का आपको रिवर्सल करना है। इसके प्रोसीजर वगैरह इतने आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। तो विद दैट अपना आईटीसी का रिवर्सल पूरा होता है। अब एक स्पेशल कंडीशन यहाँ पे डली हुई है, अगर आपने कोई कैपिटल एसेट खरीदा या प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है जिसके ऊपर आपने आईटीसी लिया होगा, अगर वो किसी को उठा के ले जाने दे रहे हो, ठीक है, उसका सप्लाई कर दे रहे हो, जो शुरू में सेक्शन में अपन ने पढ़ा था सेक्शन 7 सप्लाई के अंदर, वहां पे जो अपन ने पढ़ा था कि विदाउट कंसिडरेशन किसी को भी दे रहे हो, कुछ भी कर दे रहे हो, मतलब यहाँ से आपने सप्लाई कर दिया, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, रिलिक्विशमेंट, लाइफ राइट्स, कुछ भी कर दिया आपने, मतलब वो आपकी बिजनेस से बाहर चले गए जिसके ऊपर आपने आईटीसी क्लेम किया था, तो वो वाले पार्ट पे भी आपको रिवर्सल करना रहेगा। और ये भी रिवर्सल रहेगा, देखिए दोनों में से हायर अमाउंट, या तो पेमेंट जो कि आईटीसी -5% पर क्वार्टर और पार्ट दे रहा हो, और जीएसटी ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, जिस ट्रांजैक्शन सामने वाले को जितने पे बेच रहे हो, ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब सामने वाले पे जितने पे बेच रहे हो उसके ऊपर जो जीएसटी लग रहा है, दोनों में से जो हायर वाला पार्ट रहेगा ना उतना आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। बिना बेटा देखो आईटीसी लियो, चुपचाप वो एसेट को ना अपने बिजनेस में यूज करना, और अगर बिजनेस में यूज करने से पहले, मतलब यहाँ पे 60 मंथ का यूज करने से पहले अगर आपने किसी को दे दिया, ठीक है, या तो फ्री में या तो उसको बेच दिया, तो जो आईटीसी आपने क्लेम किया होगा ना उसको आपको रिवर्सल करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो विद दैट अपना आईटीसी का जो रिवीजन है वो पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। कोई भी आपको डाउट वगैरह रहता है ना तो आप चाहो तो कमेंट में पूछ सकते हो मेरे को। पर ये जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, जो आपको अभी दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये प्रैक्टिकल पार्ट है, ये आप पढ़ के जाओगे तो आपको बहुत हेल्प होगा। तो ये वाला पार्ट आपका पीडीएफ में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक करूंगा, और आप अपने फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हो अगर आपको उनकी हेल्प करनी रहेगी, और नहीं करनी तो आप देख लीजिए, ठीक है। विद दैट अपना आईटीसी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑन एन एवरेज 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटा इस टॉपिक से, तो 50 में से 12 मार्क्स बहुत हैवी होते हैं। इसको 2-3 बार देखिएगा, और क्लैरिटी से इसके ना देखो 7-8 क्वेश्चन होते हैं पास एग्जाम के क्वेश्चन, वो आप देख लोगे, उसका भी क्रक्स इस शीट में मिलेगा आपको। ये जो लास्ट में था ना, ये पूरा उस क्वेश्चन की यूनिक क्रक्स है, ये भी आपको शीट में मिल रहा है, तो इसको पकड़ो, वो क्वेश्चन सॉल्व करो। विद दैट आईटीसी ओवर है, आप डेफिनेटली 60 क्रॉस करो। 10 मार्क्स कंफर्म है यहाँ पे, ठीक है, एकदम ही कंफर्म है। तो भयंकर मेहनत करो इस टॉपिक के ऊपर। वैसे है बहुत छोटा सा, और टोटल टाइम इसके ऊपर आप लोगों को 1 घंटे में हो सकता है, 1 से 2 घंटे में निपटा सकते हो, जीएसटी पूरा पार हो जाएगा इससे। चलिए विद दैट ये वाला रिवीजन ओवर करते हैं। बाकी के 4-5 रिवीजन लेक्चर बचे हैं जो आपको 1-2 दिन में पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट बताइए। बाकी अगर रिवीजन लेक्चर पसंद आ रहे होंगे तो उसको बार बार देखिएगा, और अपने फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हो। चलिए बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।